और चलिए सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की करते हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल सहित 72 ऐसे कैंडिडेट हैं श्वेता मैदान में उतारा है। कई ऐसे वीआईपी चेहरे हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है, तो कई मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया है। आपके इलाके में आपके जो सांसद हैं, क्या उनको इस बार टिकट मिला है या नहीं, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें जो दिग्गज नाम हैं पहले उनको जान लीजिए। नितिन गडकरी, नागपुर महाराष्ट्र; मनोहर लाल, करनाल हरियाणा; पीयूष गोयल, मुंबई नॉर्थ; अनुराग ठाकुर, हमीरपुर हिमाचल; तेजस्वी सूर्या, बेंगलोर साउथ; अनिल बलूनी, गढ़वाल उत्तराखंड; प्रहलाद जोशी, धारवाड़ कर्नाटक; पंकजा मुंडे, बीड महाराष्ट्र। दिल्ली की बची हुई 2 सीटों पर भी बीजेपी ने नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट काटकर हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। वहीं नॉर्थ दिल्ली से हंसराज हंस का टिकट काटकर योगेश चंदोलिया को मैदान में उतारा गया है। यानी दिल्ली में 7 में से 6 नए चेहरे को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा से 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें 3 नए चेहरे हैं तो 3 मौजूदा सांसद को फिर से टिकट दिया है। करनाल से मौजूदा सांसद संजय भाटिया की जगह मनोहर लाल को मैदान में उतारा है। सिरसा से बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल की जगह पर अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा है। अंबाला से बीजेपी ने अपने दिवंगत सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में देवनगरी उत्तराखंड से 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें पुराने चेहरों के टिकट काटकर नए चेहरों को तवज्जो दी है। गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत की जगह अनिल बलूनी, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर 400 का टारगेट बीजेपी को अचीव करना है। लिहाजा तमाम सियासी समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवारों पर दांव लगाया गया है। और बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट रही श्वेता, उसमें सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये देखने को मिला कि बिहार और यूपी से कोई भी नाम उसमें शामिल नहीं है। अब बीजेपी ने ऐसा क्यों किया है, इसके सियासी फायदे नुकसान क्या है, जानने के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते, देखिए। बीजेपी की इस लिस्ट में यूपी बिहार का नाम नहीं है। लोकसभा की 80 सीटों वाला यूपी और 40 सीटों वाला राज्य बिहार। ऐसा माना जाता है कि इन राज्यों में जिसकी जीत होगी, दिल्ली के तख्त पर वही काबिज होता है। लिहाजा पार्टी यहां फूंक फूंक कर कदम रखती है। इन प्रदेशों में अब तक किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। बीजेपी ने यहां 80 में से 50 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, तो वहीं 30 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में गठबंधन के बाद कांग्रेस को मिली 17 सीटों में से किसी पर भी कांग्रेस ने किसी भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। इधर समाजवादी पार्टी ने बची हुई 63 सीटों में से 31 पर चेहरे साफ कर दिए हैं। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी फिट नहीं हुआ है, सेट होने की कगार पर है। सूत्रों के मुताबिक 40 सीटों के लिए जिस फॉर्मूले पर गठबंधन दलों से बात चल रही है, उसके मुताबिक बीजेपी 17 से 18 सीटें, जेडीयू 14 सीटें, चिराग पासवान की पार्टी को 5, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 और मांझी की हम को 1 सीट देने की चर्चा है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। बीजेपी बिहार और यूपी में अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बाकी दलों के चाल चलने के बाद बीजेपी यहां अपना मास्टर कार्ड चलने वाली है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज है स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी आज स्वनिधि लोन के जरिए रेहड़ी पटरी वालों को लाभान्वित भी करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है, जहां रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि लोन दिया जाएगा। करीब 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को अब प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन दिया जाएगा। शाम 5 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी आज स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे और स्वनिधि लोन के जरिए रेहड़ी पटरी वालों को लाभान्वित भी करेंगे। और बाबा बागेश्वर ने लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर के क्या भविष्यवाणी की है। न्यूज की पाठशाला में बीती रात हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा ने इसकी डिटेल्ड एनालिसिस की है। अगर आपने ये एपिसोड मिस कर दिया, किसी वजह से नहीं देखा है, तो देखिए हम फिर से ये चंक आपके लिए लेकर आए हैं, आपको दिखाते हैं। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि न्यूज की पाठशाला देखना ना भूले, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सुशांत सिन्हा जो है खबरें आपके सामने रखते हैं। पहले ये स्टोरी देखिए। बाबा बागेश्वर के मंच पर पीएम मोदी की बात होने लगी और यह सब हुआ तब जब बाबा बागेश्वर के धाम में पहुंच गए कवि कुमार विश्वास। बागेश्वर बाबा के साथ कुमार विश्वास की इस जुगलबंदी में पीएम मोदी का जिक्र पीएम मोदी के द्वारका दर्शन से हुआ। पिछले दिनों पीएम मोदी द्वारका पहुंचे थे, जहां उन्होंने समंदर में डुबकी लगाई थी और समंदर में डूब चुकी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका के दर्शन किए थे, वहां पूजा भी की थी। और अब द्वारका नगरी में पीएम की इस पूजा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बाबा बागेश्वर के पर्चे में बीजेपी के लिए क्या निकला? मैंने कहा इनको लाइटली मत लिया करो, चमत्कारी आदमी है। अपने ही देश के एक द्वीप पे कुर्सी बिछा के बैठे बेचारे, न बोले न चाले, और एक देश डूब गया। हमसे पूछने लगे हमारे भैया धीरेन्द्र भैया कि दद्दा जी बताओ, ये अच्छा खासा अयोध्या का प्रसंग चल रहा था, मालदीव क्यों डुबो दिया? मैंने कहा भैया ये परंपरा है, जब जब राम जी अयोध्या लौटते हैं एक द्वीप डूबता ही है। अगर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से जो मिल रही है, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। छापेमारी के लिए संदेश खाली पहुंची है ईडी की टीम। ईडी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी का एक्शन जारी है, छापेमारी के लिए संदेश खाली पहुंची ईडी की टीम। और आपको याद होगा कि ईडी की टीम पहुंची थी तभी जहां शाहजहां शेख के गुर्गों ने हमला किया था ईडी की टीम पर, और उसके बाद ही पूरा मामला खुलकर सामने आया था। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि 4 जगहों पर ईडी की टीम का एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। ईडी के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं अनुज मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुज, क्या जानकारी इस छापेमारी को लेकर? देखिए, जिस तरीके से संदेश खाली में शाहजहां शेख की बात किया जाए और जमीन कब्जाने का आरोप था, उस मामले में ईडी की टीम ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। और पिछली बार जब ईडी की टीम जो है वो छापेमारी करने के लिए पहुंची थी तो जो ईडी के अधिकारी थे उन पर अटैक हुआ था। आज ईडी की टीम जो है एक बड़े दल बल के साथ, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ पहुंची है और 4 जगहों पर ये फिलहाल छापेमारी की जा रही है। क्योंकि इस पूरे मामले में पीएमएलए के तहत ईडी ने मामला दर्ज किया था। फिलहाल रेड जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट जो है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बरामद करने की कवायद ईडी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में जो मामला है उसको लेकर कार्रवाई जरूरी है। और फिलहाल ईडी की टीम जो है इस बार प्रिकॉशन बरतते हुए एक बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंची है। 4 जगहों पे ये छापेमारी की जा रही है। जी अनुज, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। बड़ी खबर जो इस वक्त की आ रही है वो आपको बता दें। लोकसभा चुनाव से पहले आज 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी है, जिसको लेकर आज सिलेक्शन कमेटी जो है मीटिंग करने वाली है। आज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बैठक होनी है, काफी अहम ये बैठक है। 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर मीटिंग होगी। पीएम की अध्यक्षता में चयन समिति बैठक करेगी। दोपहर 2 बजे ये बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विपक्षी दल के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे और आज शाम तक चुनाव आयुक्तों का नाम जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले आज 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने वाली जिसको लेकर आज सिलेक्शन समिति की बैठक होगी।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाम तक चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान होगा। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बताते हैं, आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी बड़ा दिन है, क्योंकि आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी आज इसको लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। कोविंद समिति राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। कमेटी संविधान में संशोधन की सिफारिश कर सकती है। एक देश एक चुनाव 2029 में कराने का सरकार का प्लान है। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा अहम दिन है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी आज अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपने वाली है। तो कमेटी संविधान में संशोधन की सिफारिश इस रिपोर्ट के जरिए कर सकती है, और इसके जरिए एक देश एक चुनाव 2029 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके साथ ही पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की जो सिफारिश है वो इस कमेटी की तरफ से की गई है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, अगर आप रहते हैं तो आज आपको थोड़ा सा हम सावधान कर दें, क्योंकि आज रामलीला ग्राउंड में जो है किसानों की महापंचायत होने वाली है। किसान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी गई हैं। एडवाइजरी भी जारी की गई है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे रूट है जिन्हें डाइवर्ट किया है, कई जगह पर आज बैरिकेड्स किए गए हैं। इसलिए अगर आपका जो रूट है ऑफिस का, उसकी जानकारी जरूर पहले से ही हासिल कर ले। और इसके लिए चलिए आपको एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं, किसान महापंचायत को लेकर क्या तैयारी है और कौन कौन से रूट है जो इफेक्टेड नजर आएंगे। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की आज दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में महापंचायत होनी है, जिसमें देश भर से किसानों का जमावड़ा लगने वाला है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ किसानों को महापंचायत करने की अनुमति दी है। किसी भी प्रकार की कोई ट्रैक्टर या ट्रॉली लेकर यहाँ पर किसान नहीं आ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई हथियार लेकर यहाँ पर किसान नहीं आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के हथियार के अलावा इकट्ठे नहीं होंगे। धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। 5000 तक किसान यहाँ पर आ सकते हैं बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के। और साथ ही साथ 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 11 बजे से लेके 2 बजे तक, मतलब लगभग 3 घंटे का समय किसानों को दिया गया है यहाँ पर प्रदर्शन करने का, और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। किसान महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई रूटों को भी डाइवर्ट किया है। घर से निकलने से पहले रूट की जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि आज हजारों किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होगी। ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा होगा, ये तमाम जो रास्ते हैं जो दिल्ली गेट की तरफ जा रहा है, दरियागंज की तरफ जा रहा है, इधर कमला नेहरू मार्केट की तरफ से आ रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि एमसीडी की इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग इस पूरे इलाके के तकरीबन दर्जन भर ऐसे रास्ते हैं जिनको पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा सुबह 3 से 4 घंटे के लिए। वैसे दिल्ली पुलिस की जो एडवाइजरी है वो सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक की है। तो जो भी लोग इस तरफ नई पुरानी दिल्ली की तरफ आ रहे हों, चांदनी चौक की तरफ जा रहे हों, दिल्ली गेट की तरफ, या यहाँ पर जो कमला मार्केट है उस तरफ आ रहे हों, यहाँ पर जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज, उससे कोई आ रहा हो, कनॉट प्लेस की तरफ से आ रहा हो, उन तमाम रास्तों को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर लगभग 5 से 6 घंटे के लिए पूर्ण रूप से पूरा का पूरा इलाका जो है बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली की रामलीला ग्राउंड में होने वाली किसानों की महापंचायत को लेकर किसान भी तैयार हैं। किसानों की क्या मांग है वो भी जान लीजिए। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी पर कानून लेकर आए। किसान एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा किसान पेंशन, कर्ज माफी, बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी न करने, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ित किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की भी मांग की है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, डीआरआई ने सोने की तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। डीआरआई ने 61 किलो सोना और 13 लाख कैश भी बरामद किया है। बरामद सोने की कीमत जो है वो 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीआरआई ने 19 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं। तो गुवाहाटी, बारपेटा, दरभंगा, गोरखपुर, अररिया में रेड की गई है। सिंडिकेट के 2 मास्टरमाइंड समेत 12 गुर्गे भी बताया जा रहा है अरेस्ट किए गए हैं। भारत म्यांमार बॉर्डर से सोने की तस्करी ये करते थे। 19 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। 61 किलो सोना, 13 लाख कैश बरामद किया गया है। बरामद सोने की कीमत जो है 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सोने की तस्करी के एक बड़े रैकेट का इसने पर्दाफाश किया है, जिसमें 61 किलो सोना और 13 लाख कैश बरामद किया गया है। दिल्ली से चौंकाने वाली एक तस्वीर देखने को मिला। कहीं किसी फैक्ट्री में आग लगी तो कहीं किसी
इसी गांव में आग ने लोगों को डरा दिया। आग के धुएं की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। आग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आग कितनी भयावह। भयंकर आग लगी है। धुएं के काले गुबार से आसमान भर गया है। ग्रेटर नोएडा में जगह जगह आग का तांडव देखने को मिला। धुआं काफी दूर से ही देखा जा सकता है। आग की तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल इलाके सूरजपुर से सामने आई हैं, जहां फोम बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी ज्यादा थी कि काफी दूर से ही लपटें दिखाई दे रही थी। आग तेजी से आसपास की फैक्ट्री में फैल गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की दूसरी तस्वीर भी ग्रेटर नोएडा से ही सामने आई, जहां सैनी गांव में अचानक लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि इसकी चपेट में आने से 4 मवेशी की जलकर मौत हो गई। आग का विकराल रूप इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। लपटों ने गांव के बड़े हिस्से को अपनी आगोश में ले लिया। काले धुएं से आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को परेशानी हुई। सूचना मिलने पर मौके पर ग्रेटर नोएडा पुलिस और दमकल कर्मियों की टीम ने 2 घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। गांव में ये आग कैसे लगी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।